उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो पिछली क्लास में हमने जो चालू खाता पढ़ा था उसको कंप्लीट कर लिया था। हमने देखा भुगतान संतुलन को हमने दो भागों में बांटा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमने दो भागों में बांटा, चालू खाता करेंट अकाउंट और पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट। तो चालू खाता को हमने कंप्लीट कर लिया, उसमें दो मदें भी जानी थी, दृश्य और अदृश्य। दृश्य मद को हम व्यापार संतुलन भी कहते हैं ना। और आज हम पढ़ेंगे पूंजी खाता, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो दूसरा भाग है पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट, उसको जानते हैं, उसको समझते हैं, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, पीटी के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। हर साल लगभग 11 से लेकर लगातार इससे 1% तो जरूर आता है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो आज हम अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, पूंजी खाता। ठीक है, तो पूंजी खाता क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है। पूंजी खाता भुगतान संतुलन का दीर्घकालिक खाता होता है। दीर्घकालिक मतलब 1 साल से अधिक के लिए होता है। इसकी अवधि जो है वो 1 साल से अधिक की होती है। जैसे चालू खाता की 1 साल से कम की थी, अल्पकालिक था चालू खाता, तो वैसे ही पूंजी खाता भुगतान संतुलन का दीर्घकालिक खाता होता है। कौन सा, दीर्घकालिक, यानी 1 वर्ष से अधिक के लिए होता है पूंजी खाता। ठीक है, पूंजी खाता में 3 मदें शामिल होती हैं। जैसे चालू खाता में 2 मदें थी, दृश्य और अदृश्य, वैसे ही पूंजी खाता में 3 मदें हैं। कौन कौन सी, पहला है विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दूसरा है विदेशी ऋण, तीसरा है विदेशी परिसंपत्ति। कौन कौन सी 3 मदें हैं जो पूंजी खाता में शामिल है। पूंजी खाता में जो 3 मदें हैं कौन सी है, विदेशी निवेश, विदेशी ऋण और विदेशी परिसंपत्ति। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि विदेशी निवेश क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है और विदेशी निवेश से जो प्राप्ति है वो क्या होता है। ठीक है, तो विदेशी निवेश का मतलब होता है जब कोई देश से बाहर की कंपनी या कोई देश से बाहर की कंपनी या व्यक्ति घरेलू देश में निवेश करता है तो उसको बोलते हैं विदेशी निवेश। यानी जैसे भारत है, ठीक है, तो भारत से बाहर का कोई भी देश, जैसे कोई अमेरिका ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, कोई भी देश आप ले लीजिए, अगर वो भारत में निवेश करता है, वो कंपनी के रूप में हो या व्यक्ति के रूप में हो, तो उसको क्या बोलेंगे, विदेशी निवेश। ठीक है, तो विदेशी निवेश भी 2 प्रकार का होता है, एक एफडीआई और एक एफपीआई। एफडीआई और एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, और एक होता है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। जो एफडीआई होता है वो आधारभूत संरचनाओं इत्यादि में किया गया निवेश होता है। यही कारण है कि एफडीआई दीर्घकालिक निवेश होता है। एफडीआई दीर्घकालिक निवेश होता है और एफपीआई अल्पकालिक निवेश होता है, जो शेयर बाजार इत्यादि में निवेश किया जाता है। ठीक है, तो विदेशी निवेश से जो प्राप्ति है वो 2 प्रकार की होती है। जो विदेशी निवेश से जो प्राप्ति है वो 2 प्रकार की होती है। एफडीआई एफपीआई से जो प्राप्ति होती है, विदेशी निवेश हमने 2 प्रकार के बताए, एफडीआई एफपीआई, उनसे जो प्राप्ति होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होता है शेयर या इक्विटी के रूप में जो निवेश होता है। ठीक है, एक होता है उधार जैसे बॉन्ड से जो हम प्राप्ति करते हैं विदेशों से। आप देखिए बोर्ड में समझिए और अच्छे से। तो हमने कहा विदेशी निवेश 2 प्रकार का होता है, एफडीआई और एफपीआई। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफडीआई दीर्घकालिक होता है और एफपीआई अल्पकालिक होता है। एफडीआई जैसे आधारभूत संरचनाओं में किया गया निवेश और एफपीआई जैसे शेयर बाजार इत्यादि में किया गया निवेश होता है। ठीक है, तो विदेशों से हम प्राप्ति देखते हैं। हमने क्या बोला, विदेशों से प्राप्ति। ठीक है, विदेशी निवेश में हम देखते हैं विदेशों से प्राप्ति। तो विदेशों से प्राप्ति को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक इक्विटी या इसी को बोलते हैं शेयर। ठीक है, इक्विटी या शेयर के रूप में किया गया निवेश। ठीक है, दूसरा क्या है, उधार में कैसा, जैसे बॉन्ड जारी करके जो उधार जुटाया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं उधार, बॉन्ड के रूप में कैसे, जैसे मसाला बॉन्ड हो गया या ईसीबी हो गया, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, बाह्य वाणिज्यिक उधार। ठीक है, और पहला क्या था, इक्विटी या शेयर के रूप में किया गया निवेश। तो इक्विटी या शेयर के रूप में जो निवेश किया जाता है वो देयता सृजित नहीं करता। भाई आप किसी कंपनी में इक्विटी या शेयर होल्डर हैं तो कंपनी आपको ब्याज नहीं चुकाती, ऋण नहीं चुकाती, यानी ऋण नहीं चुकाना पड़ता जब कोई इक्विटी या शेयर होल्डर होता है। ठीक है, यानी ऋण सृजित नहीं करता ये इक्विटी या शेयर। ठीक है, दूसरा है उधार, यानी बॉन्ड से जो जुटाते हैं हम पैसा विदेशों से। ठीक है, जैसे मसाला बॉन्ड, एसीबी, ये देयता सृजित करता है। क्या करता है, देयता सृजित करता है, यानी ऋण सृजित करता है, यानी हमें ब्याज चुकाना पड़ता है। तो विदेशों से प्राप्ति में अगर पूछा जाए कि इन 2 में से कौन सा बेहतर है, इक्विटी या शेयर के रूप में किया गया निवेश या उधार बॉन्ड इत्यादि से जुटाया गया जो होता है, तो बेहतर क्या है हमारे लिए। हम देखते हैं कि ये जो देयता सृजित नहीं करता वो क्या है हमारे लिए, बेहतर होता है, ना कि ये। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया है। तो वर्ष 2014 से पहले, 2014 से पहले भारत में एफडीआई और एफपीआई इन दोनों की परिभाषा स्पष्ट नहीं थी। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए कोई कंपनी ए है, कोई विदेशी कंपनी ए है और एक देश की कंपनी, भारत की कंपनी बी है। ठीक है, ये विदेशी है और ये देश की कंपनी है। अब इसने यहाँ इन्वेस्ट किया। ठीक है, और ये एफपीआई के रूप में इन्वेस्ट कर रही, शेयर के रूप में, शेयर बाजार में निवेश कर रही है। ठीक है, 26% इसने निवेश कर दिया। बाद में इसने शेयर बढ़ाते इतने शेयर खरीद लिए कि 50% से ऊपर निकल गया, यानी 51% से ऊपर निकल गया। तो अब ये क्या हो गया, यहाँ पे ये जो था अभी अल्पकालिक था, जो अभी कंपनी में सिर्फ शेयर होल्डर के रूप में था, अब ये कंपनी का स्वामी बन गया। 51% से ऊपर का मतलब कंपनी का स्वामी हो जाना। तो फिर ये एफडीआई माना जाता था। सरकार बोलती नहीं भाई तुम एफडीआई हो गए, तो बोलता था नहीं हम तो एफपीआई के रूप में आए हैं।
तो एफडीआई और एफपीआई की परिभाषा क्लियर नहीं थी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश जो अल्पकालिक और दीर्घकालिक होते हैं, इनकी परिभाषा क्लियर नहीं थी। तो वर्ष 2014 में सरकार ने एक समिति का गठन किया, अरविंद मायाराम समिति। क्या नाम है? अरविंद मायाराम समिति। तो अरविंद मायाराम समिति ने एफडीआई और एफपीआई की परिभाषा को क्लियर किया और 4 बिंदु दिए, ध्यान से सुनिएगा। पहला, अरविंद मायाराम समिति कहती है कि कोई भी गैर सूचीबद्ध कंपनी वह कंपनी जो सेबी में रजिस्टर्ड नहीं होती, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं होती, उनको बोलते हैं गैर सूचीबद्ध कंपनी। और जो सेबी में रजिस्टर्ड होती हैं उनको बोलते हैं क्या? सूचीबद्ध कंपनी। यानी जिन कंपनियों के शेयर बाजार में खरीद बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है वो होती है गैर सूचीबद्ध कंपनी, ठीक है। तथा जिन कंपनियों के शेयर बाजार में खरीद बिक्री के लिए उपलब्ध होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम सूचीबद्ध कंपनी, ठीक है, जो सेबी में रजिस्टर्ड भी होती हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? गैर सूचीबद्ध और सूचीबद्ध क्या, हमने आपको पहले पढ़ा दिया था मनी में, पूंजी बाजार में आपको पढ़ाया गया था सूचीबद्ध क्या है, गैर सूचीबद्ध क्या है, प्राथमिक बाजार क्या है, द्वितीयक बाजार क्या, सारी चीजें आपको मनी में, आप वहां जाएंगे आपको सब क्लियर मिल जाएगा, ठीक है। तो अरविंद मायाराम समिति ने एफडीआई और एफपीआई को परिभाषित करते हुए कुछ बिंदु दिए। इनको परिभाषित करते हुए क्या? पहला उन्होंने बोला, अरविंद मायाराम समिति ने कहा कि कोई भी विदेशी निवेश जो गैर सूचीबद्ध कंपनी में किया जाता है वह एफडीआई माना जाएगा। वो कितना भी किया जाए, चाहे 1% चाहे 2%, कितना भी किया जाए, अगर गैर सूचीबद्ध कंपनी में निवेश किया जा रहा है तो वो एफडीआई माना जाएगा, ठीक है। दूसरा, अरविंद मायाराम समिति ने कहा कि सूचीबद्ध कंपनी में 10% से अधिक का निवेश एफडीआई माना जाएगा। गैर सूचीबद्ध में कितना भी निवेश हो वो एफडीआई माना जाएगा, लेकिन सूचीबद्ध कंपनी में 10% से अधिक का निवेश अगर होता है तो वो क्या होता है? एफडीआई माना जाएगा, ठीक है। तीसरा, अगर सूचीबद्ध कंपनी में शर्त के साथ, यानी अगर विदेशी निवेश हो रहा है भले वो 10% से कम का ही क्यों ना हो, वो भी एफडीआई माना जाएगा। सशर्त का क्या मतलब? कि मान लीजिए निवेश करते हुए विदेशी कंपनी ने कहा कि बाद में हम अपने जो शेयर होल्डर्स उसको बढ़ा सकते हैं, अपनी इक्विटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? उसने शर्त रख दी तो बाद में बढ़ सकता है। तो इसीलिए बोला गया कि अगर सूचीबद्ध कंपनी है और अगर शर्त के साथ 10% से कम का भी निवेश हो रहा है तो भी वो क्या माना जाएगा? हमारा एफडीआई माना जाएगा। ये तीसरा बिंदु दिया मायाराम समिति ने। किंतु साथ में बोला गया कि अगर 10% से कम का निवेश बिना शर्त के साथ है तो वह क्या होगा? वो एफपीआई माना जाएगा। क्या माना जाएगा? एफपीआई माना जाएगा। तो क्या है 4 पॉइंट्स, फिर से सुनिए। पहला, गैर सूचीबद्ध कंपनी में किया गया निवेश एफडीआई माना जाएगा, वो कितना भी हो। दूसरा, सूचीबद्ध कंपनी में 10% से अधिक का निवेश एफडीआई माना जाएगा। सूचीबद्ध कंपनी में 10% से कम का निवेश शर्त के साथ एफडीआई माना जाएगा। सूचीबद्ध कंपनी में 10% से कम का निवेश बिना शर्त के, 10% से कम का हो और बिना शर्त के हो तो फिर वो एफपीआई माना जाएगा, ठीक है। तो एफडीआई और एफपीआई को अरविंद मायाराम समिति ने इस प्रकार क्लियर किया। साथ में वर्ष 2020 में एफडीआई को और विस्तृत किया गया, यानी एफडीआई में और संशोधन किया गया और एफडीआई के अंतर्गत कुछ और बिंदु लाए गए। पहला क्या लाया गया कि एफसीसीबी यानी फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, इसको भी एफडीआई में लाया गया। फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे जो बॉन्ड होते हैं, जो कन्वर्टिबल बॉन्ड होते हैं, यानी एक समय के बाद वो शेयर बन जाते हैं, शेयर के रूप में हो जाते हैं। कन्वर्टिबल बॉन्ड का मतलब होता है जो बॉन्ड होते हैं वो बाद में शेयर बन जाते हैं, यानी शेयर का रूप ले लेते हैं, ठीक है, यानी वो इक्विटी धारक हो जाते हैं, शेयर होल्डर हो जाते हैं कंपनी के। तो जो कन्वर्टिबल बॉन्ड होता है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड है, उसको भी यानी विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड, उसको भी क्या किया गया? एफडीआई में ले आया कि भाई ये भी एफडीआई माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यह इक्विटी अवधारणा का है, शेयर होल्डर का इक्विटी अवधारणा का होने के कारण इसको एफडीआई माना गया। दूसरा बोला गया कि जो एडीआर है और जीडीआर है, इन दोनों को क्या किया गया? एफडीआई माना गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही क्या है? इक्विटी अवधारणा के होते हैं, इसलिए इनको भी एफडीआई में शामिल किया गया। एडीआर का मतलब होता है अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट, अमेरिकी निक्षेपागार रसीद, और जीडीआर का मतलब होता है ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट, वैश्विक निक्षेपागार रसीद। अब एडीआर जीडीआर क्या है आप इंडस्ट्री में पढ़ेंगे, औद्योगिक में पढ़ेंगे, बस इतना समझ लीजिए कि जो एडीआर है अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट और जो जीडीआर है ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट, इन दोनों में जो निवेश है वो भी क्या माना जाएगा? ये जो जीडीआर और एडीआर है ये दोनों भी क्या माने जाएंगे? एफडीआई में शामिल हो। क्यों? क्योंकि दोनों ही इक्विटी अवधारणा के हैं। और एफसीसीबी जो है वो भी इक्विटी अवधारणा का, इसलिए इसको भी एफडीआई माना जाएगा। एफडीआई और एफपीआई क्या है आप समझ गए, ठीक है, कि कब एफडीआई माना जाएगा और कब वो निवेश, विदेशी निवेश एफपीआई माना जाएगा। अब अगर आपसे एफडीआई और एफपीआई दोनों में अंतर पूछा जाए, इससे आईएसपीटी 2011 में पूछा भी गया है, तो एफडीआई और एफपीआई से आपको अंतर पूछा जाए, दोनों में अंतर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? ध्यान से सुनिएगा। पहला, एफडीआई जो होता है वो दीर्घकालिक निवेश होता है, वहीं एफपीआई अल्पकालिक निवेश होता है। एफडीआई आधारभूत संरचना इत्यादि में किया गया निवेश होता है और एफपीआई शेयर बाजार में किया गया निवेश होता है, ठीक है। अगर 10% से अधिक का निवेश होता है सूचीबद्ध कंपनी में तो वह एफडीआई होता है।
ठीक है। अगर 10% से कम का निवेश होता है तो वह एफपीआई कहलाता है। 3 खूबियां हो गई। चौथी, हम देखते हैं कि जब एफडीआई आता है देश में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देश में आता है, तो वह अपने साथ बेहतर प्रबंधन, बेहतर कुशल क्षमता यानी बेहतर कुशलता लाता है, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि बेहतर तकनीकी लाता है। एफडीआई अपने साथ बेहतर प्रबंधन, बेहतर कुशलता और बेहतर तकनीकी लेकर आता है, जबकि एफपीआई केवल पूंजी लेकर आता है, जो अपने साथ ना बेहतर प्रबंधन लाता है, ना बेहतर कुशलता लाता है, और ना ही बेहतर तकनीकी लाता है। ठीक है। चौथा, हम देखते हैं कि जो एफडीआई का जो निवेश होता है वो विशिष्ट क्षेत्रों में होता है। विशिष्ट क्षेत्रों में होता है, क्षेत्र उसके निश्चित होते हैं, यही हो सकता है, और सरकार की अनुमति से होता है। ठीक है, वो जो विशिष्ट क्षेत्र है। वहीं एफपीआई हम देखते हैं शेयर बाजार में निवेश कर सकता है, और शेयर बाजार में कहा, दोनों पूंजी बाजार के हमने 2 भाग पढ़े थे, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। तो शेयर बाजार में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों बाजार में निवेश कर सकता है कौन? एफपीआई। एफडीआई की तुलना में एफपीआई को गर्म मुद्रा कहा जाता है, हॉट मनी कहा जाता है, हॉट मनी इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपनी पलायनवादिता के कारण हॉट मनी कहलाती है, यानी ये बहुत तीव्र, अत्यधिक तेजी से आती है और चली जाती है। यही कारण है कि एफडीआई की तुलना में एफपीआई को उष्ण मुद्रा निवेश कहा जाता है। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने में तो इसको एफडीआई की तुलना में एफपीआई को उष्ण मुद्रा निवेश कहा जाता है, हॉट मनी इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। क्यों? अपनी पलायनवादिता के कारण ये अत्यधिक तेजी से आता है और चला जाता है, रुकता नहीं, दीर्घकालिक नहीं होता है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो एफडीआई का जो निवेश होता है, जो एफडीआई का जो निवेश होता है वो अर्थव्यवस्था में गुणक प्रभाव डालता है। गुणक प्रभाव कैसे? क्योंकि दीर्घकालिक होता है, आधारभूत संरचना इत्यादि में जो निवेश होता है वो होता है। तो इससे क्या होगा? रोजगार सृजित होगा। रोजगार सृजित होगा मतलब जीडीपी बढ़ेगी, आपका समृद्धि दर बढ़ेगा, आपका विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ता है ना। वहीं जो एफपीआई होता है, एफपीआई जो होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, वह अर्थव्यवस्था में गुणक प्रभाव नहीं डालता है, क्योंकि अब ना रोजगार सृजित कर रहा होता है, ना जीडीपी में बहुत ज्यादा योगदान दे रहा होता है। लेकिन हाँ, जो अल्पकालिक तरलता है उसको बढ़ाने में ये मदद करता है। कौन? एफपीआई अल्पकालिक तरलता को बढ़ाने में मदद करता है। तो इस प्रकार हमने इनके अंतर को देखा, और हम क्या समझ रहे हैं इससे हमें समझ में आ रहा है कि जो एफडीआई है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की तुलना में अधिक बेहतर है, अधिक अच्छा है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि दोनों में कौन अच्छा है, दोनों में सबसे अच्छा कौन है? अच्छे दोनों है, अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अच्छा कौन है? अर्थव्यवस्था के लिए एक्चुअली दोनों ही आवश्यक है। अर्थव्यवस्था के लिए एफडीआई और एफपीआई दोनों आवश्यक है। आपसे पूछा जाए कि आवश्यक क्या है, तो आवश्यक तो दोनों है, लेकिन सबसे बेहतर पूछा जाए तो सबसे बेहतर क्या है? आपका एफडीआई है, क्योंकि आधारभूत संरचना में किया गया निवेश होता है, ये अर्थव्यवस्था में गुणक प्रभाव डालता है। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि एफडीआई के प्रकार बताइए, एफडीआई के प्रकार बताइए। तो किसी कंपनी में, किसी देश में एफडीआई 3 प्रकार से हो सकता है। किसी देश में एफडीआई 3 प्रकार से हो सकता है। पहला, सहायक कंपनी के रूप में, दूसरा बहुसंख्यक इक्विटी के आधार पर, और तीसरा वित्त पोषण के आधार पर। अब इसका क्या मतलब है? पहला हमने बोला सहायक कंपनी के रूप में, यानी जब कोई देश की कंपनी किसी दूसरे देश में अपनी सहायक कंपनी स्थापित करती है तो वह एफडीआई होता है। जैसे भारत की कंपनी टाटा कंपनी मान लीजिए, अब वो विदेश में जाकर अपनी सहायक कंपनी स्थापित करती है, एक और कंपनी, तो वह वहां जिस देश में कंपनी स्थापित करेगी वह उसके लिए क्या है? एफडीआई है। जैसे अमेरिका की कंपनी कोई है, वो भारत में निवेश करती है अपनी कोई सहायक कंपनी, ठीक है, तो वह एफडीआई माना जाएगा। तो पहला क्या है? सहायक कंपनी के रूप में घरेलू देश में जो स्थापित हो रही है वह एफडीआई माना जाएगा। किसी देश, कोई देश किसी देश में, किसी घरेलू देश में अगर सहायक कंपनी के रूप में स्थापित कर रहा है तो एफडीआई है। दूसरा, बहुसंख्यक इक्विटी के आधार पर, यानी कोई भी विदेशी कंपनी किसी घरेलू देश में अगर अपनी कोई कंपनी स्थापित करती है, कोई विदेशी कंपनी किसी घरेलू देश में, किसी दूसरे देश में अपनी कोई कंपनी स्थापित करती है और उसका अधिकांश शेयर उस कंपनी के पास होता है, अधिकांश मतलब 51% से अधिक, तो वह क्या होगा? एफडीआई का प्रकार होगा। ये दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा हमने बोला अनन्य वित्त पोषण के आधार पर, यानी विदेशी कंपनी द्वारा घरेलू कंपनी को किया गया अनन्य वित्त पोषण। अब ये अनन्य वित्त पोषण का क्या मतलब? अनन्य वित्त पोषण का मतलब है जैसे प्रौद्योगिकी इत्यादि में जो सहायता दी जा रही है, या अवसंरचना के निर्माण इत्यादि में जो सहायता दी जा रही है, जो इन्वेस्टमेंट किया जाए विदेशी द्वारा, वो होता है हमारा एफडीआई। तो ये एफडीआई के 3 प्रकार हो गए। ठीक है। तो अब संरचना हमने क्या बोला? वित्त पोषण, अनन्य वित्त पोषण। लास्ट में हमने क्या बोला? अनन्य वित्त पोषण के आधार पर, जैसे प्रौद्योगिकी सहायता या नए अवसंरचना के विकास में। तो अवसंरचना के आधार पर, अवसंरचना निर्माण के आधार पर भी एफडीआई कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। अवसंरचना निर्माण के आधार पर एफडीआई 2 प्रकार का होता है। पहला ग्रीन फील्ड निवेश और दूसरा है ब्राउन फील्ड निवेश। फर्स्ट ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। अब ये ग्रीन फील्ड निवेश क्या है? इसको हिंदी में मत ट्रांसलेट करिए, ये इसका नाम ही है, ठीक है। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रीन फील्ड निवेश, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ब्राउन फील्ड निवेश, ये इंग्लिश और हिंदी यही है इसका, ठीक है। तो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब कोई विदेशी कंपनी या कोई विदेशी व्यक्ति जो नवीन आधारभूत संरचना में निवेश करे, नवीन आधारभूत संरचना में निवेश करे, तो उसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। यानी आप कोई कंपनी स्थापित करने जा रहे हैं और कोई विदेशी कंपनी आपकी सहायक कंपनी के रूप में आपके साथ इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो वो कौन सा निवेश होगा? ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। दूसरा
क्या है, हमने बोला ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कोई भी पुरानी जो पहले से जो आधारभूत संरचना स्थापित थी उसमें किया गया निवेश। कोई भी आप समझ लीजिए, कोई एयरपोर्ट है, कोई भी चीज जो देश में पहले से स्थापित था और विदेशी कंपनी आकर उसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो कौन सा निवेश हो जाएगा उसका, आधारभूत संरचना में ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अवसंरचना के आधार पर जो विदेशी निवेश होता है दो प्रकार का होता है, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड नवीन आधारभूत संरचना में किया गया निवेश, ब्राउन फील्ड पुराने आधारभूत संरचना में किया गया निवेश होता है, स्थापित आधारभूत संरचना जो पहले से स्थापित था उसमें किया गया निवेश होता है। ठीक है, अब एक सबसे महत्वपूर्ण कंटेंट आप समझिए, टॉपिक बहुत ध्यान से समझिएगा। भारत में एफडीआई आने के मार्ग, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में कैसे आता है, इसके आने का जो मार्ग है वो कैसा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने बोर्ड में आपको फ्लो चार्ट से समझाया, लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, भारत में एफडीआई आने के मार्ग, भारत में एफडीआई आने के मार्ग, तो एफडीआई मार्ग दो भागों में आप बांटिए, एक स्वचालित मार्ग, इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक मार्ग। ठीक है, ऑटोमेटिक, और एक है अनुमानित अनुमति मार्ग, सॉरी अनुमति मार्ग। पहला है स्वचालित मार्ग और दूसरा है हमारा अनुमति मार्ग। ठीक है, अप्रूवल मार्ग जिसे बोलते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक और अप्रूवल मार्ग। ठीक है, पहला है स्वचालित और दूसरा है अनुमति मार्ग। इन दो मार्गों से क्या आता है, हमारा भारत में एफडीआई आता है। स्वचालित मार्ग क्या है, स्वचालित मार्ग को हम मुंबई मार्ग भी कहते हैं, इसको हम मुंबई मार्ग भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आरबीआई है वो मुंबई में स्थापित है। अब आरबीआई मुंबई में स्थापित है तो इसको स्वचालित, इसको मुंबई मार्ग क्यों बोला गया, क्योंकि जो स्वचालित मार्ग होता है, स्वचालित मार्ग में अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। जब एफडीआई स्वचालित मार्ग से आता है तो यहां पर अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। यानी अगर कोई एफडीआई आना चाहता है तो उसको 30 दिन पहले आरबीआई को नोटिस बस देना होता है, नोटिस मतलब सूचना बस देनी होती है, अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। और स्वचालित मार्ग से जो एफडीआई भारत में आता है वो कितना है, हमारा 95% है, 95% है। वही हम देखते हैं अनुमति मार्ग, जो अप्रूवल मार्ग है, वहां से जो एफडीआई आता है भारत में वो कितना है, 5% है। इसको हम दिल्ली मार्ग भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि सरकार दिल्ली में है। ठीक है, जब किसी देश का बोला जाता है भारत सरकार, तो हम देखते हैं दिल्ली बोला जाता है, केंद्र जहां उसका सेंटर होता है, जो उसका कैपिटल होता है किसी कंट्री का, उस नाम से सरकार जारी आती है। ठीक है, तो अनुमति मार्ग को दिल्ली मार्ग भी बोलते हैं। यहां अनुमति की आवश्यकता होती है, किसकी अनुमति, सरकार की अनुमति। अब इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। दो भागों में कैसे, अनुमति मार्ग को, अप्रूवल मार्ग को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक बांट सकते हैं 5,000 करोड़ से कम, 5,000 करोड़ से कम का अगर देश में एफडीआई आ रहा है तो उसको कहां से अनुमति लेनी होगी, उसको संबंधित विभाग या मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी। जैसे अगर कृषि के लिए निवेश आ रहा है तो उसको कृषि मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी। ठीक है, ये एक एग्जांपल है कि अगर कृषि के लिए निवेश आ रहा है तो उसको कृषि मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी। ठीक है, उद्योग के लिए आ रहा है तो वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी। ठीक है, तो संबंधित विभाग से अनुमति लेनी होगी। अगर एफडीआई 5,000 करोड़ से ऊपर का है तो उसको सीसीईए आर्थिक मामले के संसदीय समिति से अनुमति लेनी होगी। और अंत में दोनों में अंतिम निर्णय किसका होता है, हमारा वित्त मंत्रालय का होता है। ठीक है, तो जो अनुमति मार्ग से जो एफडीआई आता है उसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, 5,000 करोड़ से कम का और 5,000 करोड़ से ऊपर का। अगर 5,000 करोड़ से कम का एफडीआई है तो उसको संबंधित मंत्रालय विभाग से अनुमति लेनी होगी, और 5,000 करोड़ से ऊपर का है तो उसको सीसीईए यानी आर्थिक मामले के संसदीय समिति मंत्रालय से हमको क्या लेना होगा, अनुमति लेनी होगी। और अंत में वित्त मंत्रालय का निर्णय मान्य होता है। तो जो 5,000 करोड़ से कम का जब एफडीआई आता है तो इसके लिए पहले एक समिति थी, एक था, क्या था, एफआईपीबी मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ये था, जिसको एकल खिड़की बोला जाता था, एकल खिड़की अनुमति बोला जाता था। ठीक है, सिंगल विंडो काउंसिल बोला जाता था इसको। तो जो सिंगल विंडो काउंसिल है इसकी स्थापना 1990 में इसको किया गया था, लेकिन बाद में इसको वित्त मंत्रालय द्वारा 2003 में इसको खत्म कर दिया गया। 2017-18 में इसको एफआईपीबी को इसको क्या किया गया, खत्म कर दिया गया 17-18 में। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने देखा कि जो 5,000 करोड़ से तो कम का जो निवेश आ रहा था, ठीक है, वो एक तो हमारे जो अनुमति मार्ग से निवेश है कितना है, 5% है। इतना कम निवेश आ रहा है अनुमति मार्ग से, उसमें भी हमने दो विभाग बना रखे थे कि यहाँ अलग से यहाँ अलग से। तो जो खर्च है, गैर जरूरी खर्च को कम करने के लिए सरकार ने इसको खत्म कर दिया, ठीक है। तो एक बार आप फिर से समझिए, जो मैंने आपको बोला एक बार फिर से रिवाइज करिए, जो आपको बोला ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या बोला कि भारत में एफडीआई आने के दो मार्ग हैं, स्वचालित मार्ग, अनुमति मार्ग। ठीक है, अनुमति मार्ग को सरकारी मार्ग कहते हैं और स्वचालित मार्ग को हम मुंबई मार्ग कहते हैं। अनुमति मार्ग को दिल्ली मार्ग भी कहते हैं और सरकारी मार्ग भी कहते हैं। अनुमति मार्ग में सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे दिल्ली मार्ग भी कहते हैं। स्वचालित मार्ग में सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, यहां केवल 30 दिन पूर्व आरबीआई को नोटिस या सूचना देना अनिवार्य होता है, इसलिए इसे मुंबई मार्ग भी कहा जाता है। सरकारी या अनुमति मार्ग से आने वाला एफडीआई दो प्रकार का होता है, 5,000 करोड़ रुपए से कम का तथा 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का। अगर 5,000 करोड़ रुपए से कम का है
तो उसको संबंधित विभाग या मंत्रालय से अनुमति लेनी होती है। लेकिन पूर्व में हमने क्या बताया कि पूर्व में इसकी अनुमति IFPB देता था, ठीक है, यानी विदेशी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड पहले इसकी अनुमति देता था, जिसकी स्थापना 1990 में हुई तथा 2003 में इसे वित्त मंत्रालय के अधीन लाया गया। यह सरकारी मार्ग से आने वाला जो FDI था उसके लिए एकल खिड़की अनुमति का कार्य करता था, जो वर्ष 2017-18 में सरकार द्वारा FIPB बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। और उसका कारण दिया गया कि भाई हमने क्यों समाप्त किया इसको, तो कारण दिया गया कि वर्तमान में जो अधिकांश FDI है वो तो 95% का जो FDI है वो हम देख रहे हैं स्वचालित मार्ग से आ रहा है। दूसरा कारण दिया गया कि राजकोषीय समेकन यानी फिजिकल कंसोलिडेशन है उसका पालन करते हुए, उसका पालन का मतलब सरकार अपने गैर आवश्यक खर्च को समाप्त करने का प्रयास कर रही है, इसलिए इस बोर्ड को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि सरकार या अनुमति मार्ग से आने वाला FDI दो प्रकार का होता है, 5,000 करोड़ से कम का, तो आपने जान लिया 5,000 करोड़ से कम वाला। दूसरा हमने क्या बोला 5,000 करोड़ से अधिक का, ठीक है। उसे आर्थिक मामले की संसदीय समिति यानी CCEA क्या करती है, देखती है, उसको आर्थिक मामले की जो संसदीय समिति है उससे अनुमति लेना अनिवार्य होता है। तथा वर्ष 2020 में सरकार द्वारा FDI नीति में संशोधन किया गया तथा इसे संशोधन के अनुसार यदि कोई FDI भारत में पड़ोसी देशों से हो, पड़ोसी देश मतलब अगर वह FDI जो भारत की जो सीमा है, कौन सी सीमा, थल सीमा से अगर लगा हुआ देश अगर कोई FDI कर रहा है तो उसे अनिवार्य रूप से सरकारी मार्ग से यानी अनुमति मार्ग से आना होगा। ये बात आप याद रखिएगा। वर्ष 2020 में हमने देखा कोविड आया। अब कोविड में क्या हुआ कि भाई चाइना ने बहुत ज्यादा भारत में स्वचालित मार्ग से आता था और निवेश करता था, तो भारत को भय था कि भाई ये बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अधिक से अधिक कंपनियों को स्वामित्व न ले जाए। तो इस वजह से 2020 में सरकार द्वारा FDI नीति में संशोधन किया गया तथा संशोधन के अनुसार यदि कोई FDI भारत के यानी भारत में पड़ोसी देश से निवेश करता है, कौन सा पड़ोसी देश, यदि वह भारत के थल सीमा से लगा हुआ है यानी भारत की थल सीमा को साझा करता है, तो उसे अनिवार्य रूप से अनुमति मार्ग से आना होगा। भारत का कोई भी पड़ोसी देश जो उसकी थल सीमा को साझा करता है उसको अनिवार्य रूप से अनुमति मार्ग से आना होगा। तो कौन कौन से पड़ोसी देश थल सीमा साझा करते हैं, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है, म्यांमार हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। श्रीलंका इसमें शामिल नहीं है क्योंकि वह थल सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। तो ये हमारा है भारत में FDI आने का मार्ग। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा अच्छे से। तो आई होप कि भारत में FDI आने के मार्ग को आपने अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। अब FDI की आप सीमा समझिए। FDI की सीमा क्या होती है, इसको लिमिट या कैप्स ऑफ FDI बोल सकते हैं, लिमिट या कैप्स ऑफ FDI। तो FDI की सीमा का क्या मतलब है? FDI की सीमा का मतलब है कि कोई विदेशी कंपनी यदि भारत की कंपनी में निवेश करती है तो उसका जो स्वामित्व होगा, उसका जो निर्णय लेने की क्षमता होगी, ठीक है, इत्यादि में उसका कितना अधिकार होगा, ठीक है। तो कोई भी विदेशी कंपनी यानी सीमा यह निर्धारित करती है कोई विदेशी कंपनी का भारतीय कंपनी में स्वामित्व और निर्णय लेने की क्षमता क्या है, यह प्रदर्शित करती है FDI की सीमा। और इसको 5 भागों में बांटा गया। एक 26%, 49%, 51%, 74% और 100%, यानी इस 5 प्रकार के FDI इन्वेस्टमेंट होंगे। और ये 5 प्रकार के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये बताएंगे आपको कि विदेशी कंपनी जो भारत में निवेश कर रही है उसके निर्णय लेने की क्षमता और उसका स्वामित्व कितना होगा भारत की कंपनी में। तो कोई भी कंपनी जो होती है उसमें 2 प्रकार के निर्णय होते हैं। किसी भी कंपनी में 2 प्रकार के निर्णय होते हैं और वो 2 प्रकार के निर्णय क्या है? पहला तो होता है महत्वपूर्ण निर्णय, ठीक है, इसमें कम से कम 51% से अधिक का निवेश चाहिए, तब आप महत्वपूर्ण निर्णय के साझेदार हैं, ठीक है, मतलब महत्वपूर्ण निर्णय के लेने के अधिकारी हैं। दूसरा मतलब लीड करेंगे आप महत्वपूर्ण निर्णय को। दूसरा क्या है? पहला महत्वपूर्ण निर्णय, किसी भी कंपनी में हमने बोला 2 प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं, पहला एक महत्वपूर्ण निर्णय और दूसरा एक सामरिक निर्णय। इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजन। स्ट्रैटेजिक डिसीजन जो होते हैं वो होता है, ठीक है, इसके लिए कम से कम अगर इसको लीड करना है तो कम से कम 75% से अधिक का इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको, ठीक है। तो ये जो सामरिक निर्णय है, महत्वपूर्ण निर्णय आप पैसे समझिए, महत्वपूर्ण निर्णय जैसे किसी कंपनी को कितना उत्पादन करना है, कहाँ बेचना है, किस बाजार में बेचना है, इत्यादि जितने भी निर्णय महत्वपूर्ण निर्णय होंगे। तो सामरिक निर्णय क्या है? सामरिक निर्णय में मतलब जैसे कि कंपनी का विलय करना है कि नहीं करना, कंपनी को अगर कोई बेच रहा है तो दोनों मिलकर डिसीजन लेंगे कि, और उसमें हेड कौन होगा डिसीजन लेने का, या फिर दूसरे को होगा कि नहीं। तो कंपनी का जो सामरिक निर्णय में है जैसे कि विलय करना है कि नहीं, कंपनी को विक्रय करना है कि नहीं, या किसी दूसरी कंपनी का अधिग्रहण करना इत्यादि से संबंधित जितने भी निर्णय होते हैं वो सामरिक निर्णय में होते हैं। तो हम समझते हैं कि इन निर्णयों को लेने की क्षमता किसके पास होती है, इन केसेस को समझते हैं कि आप बोर्ड में आराम से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो FDI की सीमा कितना हमने बोला? 26%, 49%, 51%, 74% एंड 100%। 26, 49, 51, 74 और 100% ये FDI की लिमिट्स है। यानी यह सीमा विदेशी कंपनी का भारतीय कंपनी में स्वामित्व और निर्णय लेने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। और हमने कहा किसी भी कंपनी में 2 प्रकार के निर्णय होते हैं। पहला कौन सा निर्णय? महत्वपूर्ण निर्णय, और दूसरा सामरिक निर्णय, ठीक है। सामरिक निर्णय को बोलते हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजन। सामरिक निर्णय जैसे कंपनी का विलय, कंपनी का विक्रय, कंपनी का अधिग्रहण इत्यादि से संबंधित जो निर्णय है। तो आप इनके केसेस समझिए, ठीक है। पहला, यदि कोई विदेशी कंपनी भारत की कंपनी में निवेश करती है, कोई विदेशी कंपनी भारत की कंपनी में निवेश करती है, पहली कंडीशन 26% अगर निवेश कर रही है तो इसका महत्वपूर्ण निर्णय और सामरिक निर्णय कौन लेगा? अगर विदेशी कंपनी का भारतीय कंपनी में 26% का इन्वेस्टमेंट है तो महत्वपूर्ण कंपनी भारतीय कंपनी
कंपनी लेगी, क्योंकि विदेशी कंपनी का 26% है, तो भारतीय कंपनी का कितना हुआ 74% हो गया, 74% इसका हो गया। तो महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेगा, भारतीय कंपनी लेगी, और सामरिक निर्णय जो होंगे वो दोनों मिलकर लेंगे। भाई आप किसी ने आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है और आप अपनी कंपनी को बेच दें, ठीक है, जब विलय कर दें तो बोलेगा यार मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने पैसे लगाए, ऐसे कैसे तुमने कंपनी बेच दी। तो जो सामरिक निर्णय होगा दोनों मिलकर लेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण निर्णय होगा कौन लेगा, भारतीय कंपनी लेगी, ठीक है। अब आप इस लिमिट को चेंज करिए, 26 को आप करिए 49%। अब अगर विदेशी कंपनी ने भारत में 49% का इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, अब 49% का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेगा, अभी भी भारतीय कंपनी ले रही है, क्योंकि अभी भी शेयर होल्डर ज्यादा कौन है, भारतीय कंपनी है, और 51% अभी भी भारतीय कंपनी के पास है ना। और जो सामरिक निर्णय वो कौन लेगा, दोनों मिलकर लेंगे, भारतीय और विदेशी, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 51% का इन्वेस्टमेंट विदेशी कंपनी ने किया, 51% विदेशी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। तो अब महत्वपूर्ण निर्णय किसके पास चला गया, अब देखिए 51% से ज्यादा यानी 51% हो गया, तो महत्वपूर्ण निर्णय अब किसके हाथ में आ गया, अब महत्वपूर्ण निर्णय आपका विदेशी कंपनी के पास आ गया, किसके पास, विदेशी कंपनी के पास, ठीक है। और सामरिक निर्णय अभी दोनों मिलकर लेंगे। अब ये 51% 51%, अब उसकी सीमा को फिर चेंज करिए, अब इसको करिए 74%, ठीक है। तो अभी भी महत्वपूर्ण निर्णय कौन ले रहा है, विदेशी कंपनी, और सामरिक निर्णय दोनों लेंगे मिलकर, ठीक। अब एफडीआई को आप 100% कर दीजिए, 74% से ऊपर कुछ भी हो सकता है, 75% भी हो सकता है, 75 से 100 तक का, ठीक है पूरा। तो 100% अगर हो गया तो महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेगा, विदेशी कंपनी, और सामरिक निर्णय भी कौन लेगा, विदेशी कंपनी। अब चूंकि दोनों ही उसका है भाई, 100% है उसका, तो अब कुछ है ही नहीं देशी कंपनी का, दोनों विदेशी निर्णय, यानी महत्वपूर्ण निर्णय और सामरिक निर्णय दोनों कौन लेगा, विदेशी कंपनी लेगी। आप बोल सकते हैं कि अगर भारतीय कंपनी का 100% हो जाएगा तो भारतीय कंपनी का 100% होगा तो एफडीआई थोड़ी ना होगा। एफडीआई का क्या मतलब है, जब विदेशी कंपनी भारत में निवेश करती है, ठीक है, तो अगर उसका 100% निवेश हो जाए भारत में, तो महत्वपूर्ण निर्णय और सामरिक निर्णय दोनों विदेशी कंपनी ले रही होगी, ठीक है। आप इसका उदाहरण समझिए, जैसे वर्तमान में जो बीमा है, ठीक है, बीमा में 49% एफडीआई की अनुमति है। बीमा में 49% एफडीआई की अनुमति का क्या मतलब है कि महत्वपूर्ण निर्णय भारतीय कंपनी के पास होगा, 49% विदेशी कंपनी की अनुमति, यानी अभी भी भारतीय कंपनियों के पास कितना है, भारतीय कंपनियों के पास कितना अधिकार है, 51%। तो महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेगा, भारतीय कंपनी लेगा, और सामरिक निर्णय दोनों ले रहे होंगे। ये एग्जांपल है, ठीक है, बीमा कंपनी का। दूसरा आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि ब्रांड में किया गया निवेश, यानी ब्रांड में जो निवेश होता है, जैसे वर्तमान में जो भारत में जो सिंगल ब्रांड है उसमें 100% एफडीआई की अनुमति है, सिंगल ब्रांड में 100% की अनुमति है तथा स्वचालित मार्ग से, जबकि कुल ब्रांड में 51% एफडीआई की, बहुल ब्रांड में 51% एफडीआई की अनुमति होगी सरकारी मार्ग से। अब ये सिंगल ब्रांड और एकल ब्रांड क्या होता है, बहुल ब्रांड क्या होता है, सिंगल ब्रांड और बहुल ब्रांड क्या होता है, मल्टी ब्रांड क्या होता है। देखिए ब्रांड के आधार पर जो उत्पाद होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक सिंगल ब्रांड और एक बहुल ब्रांड, ठीक है। सिंगल ब्रांड जब उत्पादन और विक्रेता एक ही हो, यानी कोई कंपनी जो उत्पादन कर रही हो और बेच भी रही हो, जब वो ऐसा काम करे तो सिंगल ब्रांड होता है। जैसे मान लीजिए इससे बाटा है, बाटा अपने जूते बनाती है, चप्पल बनाती है और खुद के अपने शोरूम में स्थापित करती है बाटा का, ठीक है। जैसे पतंजलि है, ठीक है, ये क्या है, सिंगल ब्रांड, अपना खुद का उत्पाद बनाती है और खुद ही बेचती है, तो उत्पादन और विक्रेता जब एक ही हो तो वो सिंगल ब्रांड होता है। बहुल ब्रांड में जब उत्पादक और विक्रेता दोनों अलग अलग हो, उत्पादक और विक्रेता दोनों अलग अलग हो, जैसे मान लीजिए जो बिग बाजार है, नायका है, जो किराने की दुकान है, किराने की दुकान में आप देखिए हर चीज मिलता है, हर कंपनी की हर चीज मिलता है, अमेजॉन है, तो इसमें क्या है, हर चीज मिल रहा है आपका, है ना। ये बहुल ब्रांड होता है। जैसे आप लैक्मे देखें तो लैक्मे क्या है, सिंगल ब्रांड है, वो खुद का बनाती है और खुद का बेच रही होती है। लेकिन नायका क्या है, बहुल ब्रांड है, यानी प्लेटफॉर्म दे रहा है लेकिन क्या कर रहा है, ब्रांड किसी और का यूज कर रहा है। जो अमेजॉन है प्लेटफॉर्म दे रहा है लेकिन ब्रांड किसी और का यूज कर रहा है। बिग बाजार भी ऐसे ही कर रहा है ना। तो यहाँ उत्पादक कोई और है, विक्रेता कोई और है, कहाँ, बहुल ब्रांड में। और एकल ब्रांड में उत्पादक और विक्रेता सेम है, बहुल ब्रांड में उत्पादक और विक्रेता अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में भारत में सिंगल ब्रांड में 100% एफडीआई की स्वचालित मार्ग से अनुमति है। सिंगल ब्रांड में 100% एफडीआई स्वचालित मार्ग से अनुमति है, जबकि बहुल ब्रांड में 51% एफडीआई की अनुमति है, वो भी सरकारी मार्ग से, अनुमति मार्ग से, ठीक है। अब ई कॉमर्स कंपनी में एफडीआई देखिए, जो ई कॉमर्स कंपनियां होती हैं वहां एफडीआई देखिए, वहां कैसे होता है ई कॉमर्स, ठीक है। ई कॉमर्स कंपनी में जो एफडीआई होता है वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कौन कौन सा, एक होता है मार्केट प्लेस मॉडल, ठीक है, और दूसरा होता है क्या, इन्वेंट्री, ठीक है, इन्वेंट्री मॉडल। अब मार्केट प्लेस मॉडल क्या है और इन्वेंट्री मॉडल क्या है। ई कॉमर्स कंपनी में एफडीआई, ई कॉमर्स कंपनी में हम एफडीआई पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, एक मार्केट प्लेस मॉडल और दूसरा क्या है, इन्वेंट्री मॉडल। तो मार्केट प्लेस मॉडल वह होता है जहां कंपनी अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपने उपभोक्ता को स्वयं के उत्पाद विक्रय नहीं कर सकती,
ये अन्य कंपनियों के उत्पाद को विक्रय करती है। कहने का मतलब है कोई कंपनी है, उसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो वो अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपने ही बने हुए उत्पाद विक्रय नहीं कर सकती, वो किसी और कंपनी के बने हुए उत्पाद को विक्रय करती है। जैसे अमेजॉन हो गया, मित्रा हो गया आपका, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, ये क्या है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे रही है कंपनियां, लेकिन ये अपने उत्पाद नहीं बेच रही है, किसी और के बने हुए उत्पाद बेच रही है। कौन सा है, मार्केट प्लेस मॉडल है, ठीक है, ई कॉमर्स में मार्केट प्लेस मॉडल है, ठीक है। दूसरा हमने क्या बोला, इन्वेंट्री मॉडल। इन्वेंट्री मॉडल में क्या होता है, कोई भी जो कंपनी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उपभोक्ता को केवल स्वनिर्मित उत्पाद को ही बेच सकती है, ठीक है, तो ये होता है इन्वेंट्री मॉडल। आप दोनों को समझ गए। तो बताने वाली बात ये थी कि जो मार्केट प्लेस मॉडल है, यहाँ 100% एफडीआई की अनुमति है, वो भी कौन से, स्वचालित मार्ग से। यानी कोई भी विदेशी कंपनी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रही है अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकती, तो इस वाले मार्ग में यानी मार्केट प्लेस मॉडल में उसको 100% की एफडीआई की अनुमति है स्वचालित मार्ग से, जबकि इन्वेंट्री मॉडल में एफडीआई की अनुमति नहीं है। यानी अगर आपके पास आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप अपने उत्पाद बेचना चाहते हैं तो इसके लिए अनुमति नहीं है 1% की, ठीक है, याद रखिएगा। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और अभी हमारा पूंजी खाता ही कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।